बारे में पढ़ लिए ना, 3 ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद प्रत्यास्थता पढ़े थे। तो प्रत्यास्थता में जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कोई रबड़ खींचते हैं ना, या स्प्रिंग खींचे होंगे, ठीक है, उसको खींचते हैं, कुछ फोर्स लगाए, कुछ फोर्स को हटा दिए, फोर्स लगाने के बाद रिमूव कर दिया, हटा दिए, अपने पुराने पोजीशन पे आ गया। दूसरी बार थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स लगाया, फिर हटा दिए, फिर वापस आ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते गए। एक समय ऐसा भी आता है कि आप फोर्स लगाते जाइए, उसके बाद एक ऐसा सीमा आएगा, ऐसा लिमिट आएगा कि उसके बाद वह फिर पुनः वापस नहीं आएगा। होता ही नहीं होता ऐसा। आप देखते हैं जैसे इलास्टिक जो होती है, इलास्टिक चीज़ें होती हैं, ढीली हो जाती है ना एक समय आने के बाद, यही रीजन है, ठीक है ना। तो एक आप और टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो नाम से देखिए एकदम स्पष्ट पता चल रहा, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा यानी ऐसा मान जिसके बाद प्रत्यास्थता का जो गुण है वो खत्म हो गया। समझे नहीं समझे? किसी पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण हमेशा विद्यमान नहीं रह सकता, एक उसका लिमिट है, ठीक है। तो वही आपका क्या कह रहा था, प्रत्यास्थता की सीमा। क्लियर है ना? इसके बाद क्या टॉपिक था, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, बॉडीज के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद प्रत्यास्थता की सीमा पढ़ लिए, फिर आता है प्रतिबल, स्ट्रेस, क्या आता है, प्रतिबल। इसको समझिए, स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है। दाब, दाब का मात्रा कब पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, क्या होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का भी यूनिट वही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में? अब देखिए ये डिफिनेशन इसका कुछ फोर्स की तरह है, ठीक है, कुछ फोर्स की तरह। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम क्या किए, इसके ऊपर फोर्स लगाना है, ठीक, F1, ये वाला सिरा हम इधर से फिक्स कर देंगे, ठीक है। एक सिरा फिक्स कर दिया, दूसरे सिरे पर क्या किए, फोर्स लगा रहे। अब जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नहीं देखिए, अगर हम आपको यहाँ खड़ा कर दें, ठीक, और एक लोग को और बुला दें, उनसे बोलें कि इनको खींचना है, और आपको कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपको वो अगला खींच ना पाए, अगर वो खींच लेगा वो जीत जाएगा, नहीं खींच पाएगा तो आप जीत जाएंगे। तो जब वो आपके ऊपर बल लगाएगा तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, हम भी क्या करेंगे, एक बल लगाएंगे, अपने तरफ हम भी खींचेंगे, है कि नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर भी तो कुछ चीज़ें हैं। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है जब हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये इसको रजिस्ट करने का कोशिश करता है, ये चाहता है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा,
ये चाहता है इसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये जब इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम एफ आर नाम दे दिए, एफ आर रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर में यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ये मार्कर क्या इसकी आकृति बदल जा रही है, नहीं बदल रही, क्योंकि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतने फोर्स से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी हमारे फोर्स से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसको कहीं बांध दें और किसी मशीन से बहुत ज़्यादा बल लगा के खींचे तो ये क्या होगा, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये खींच जाएगा, है कि नहीं। yes, हमेशा ही ऐसे नहीं रह सकता, लेकिन अभी है ना, तो ये क्या, हम जब ऐसे खींच रहे हैं तो ये स्थिर है। क्यों स्थिर है, क्योंकि ये भी इधर खींच रहा, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा। बस समझ में आया। तो अब जैसे मान लीजिए हम इसको बीच से कहीं काट दिए, जब बीच से इसको कट करेंगे तो देखिए ये यूनिफॉर्म सेक्शन में है, यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह डायमीटर सेम है, एक समान है। तो अगर यहाँ पे सर्कल बन रहा है तो यहाँ पे भी बीच में कटेगा कि इसी डायमीटर सर्कल बनेगा, यानी वृत्ताकार भाग दिखेगा, ठीक है। अब ये इस सेक्शन पे जो रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना, जो रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है वो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर, यानी एरिया को अगर हम 1 ले लें, एरिया को 1 ले लें, ठीक है, तो ये जितना भी फोर्स लगाएगा इसको इससे बचने के लिए वही हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेस, यानी प्रतिबल कहलाएगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो प्रतिबल वह बल है, ठीक है, जो किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर अंदर की तरफ काम करता है या उसके विपरीत दिशा में काम करता है। इसी से इसका फार्मूला बना हुआ है, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, जिसको हम एफ आर नाम दिए, ठीक है, बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम ए देते, ये हमारा बन गया प्रतिबल का फार्मूला, ठीक है ना। तो प्रतिबल का मात्रक क्या बन जाएगा, प्रत्यानयन बल, बल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, न्यूटन पर मीटर, और भी मीटर, हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके मात्रक क्या क्या हो सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, पास्कल हो सकता है, मेगा पास्कल एमपीए हो सकता है, गीगा पास्कल जीपीए हो सकता है, ठीक है, किलो पास्कल केपीए हो सकता है। ये सब दाब के मात्रक, और वही प्रतिबल का भी मात्रक, यानी दाब की बीमा और प्रतिबल की बीमा समान। बात समझ में, तो ये होता है हमारा प्रतिबल, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म है, एक प्रतिबल है और एक क्या था, विकृति, स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस हमारा क्या था, प्रतिबल था, और स्ट्रेन क्या था, ठीक है। विकृत, ये स्ट्रेन। अब देखिए, अभी हम आपसे बोले हैं कि कुछ ऐसे भी पिंड हैं जिस पे अगर फोर्स लगाया जाए तो उसके लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है।
लंबाई में भी परिवर्तन हो सकता है, उसके डायमीटर में परिवर्तन हो सकता है, ठीक, उसका मोटाई अगर कहें तो मोटाई में परिवर्तन हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो उस आकार में परिवर्तन के लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं विकृति। क्या पढ़ते हैं? विकृति। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें भी हम एक सीधा फिक्स ही कर दे रहे हैं। इसकी जो लेंथ है हम मान लिए वो L। अब यहां से हमने एक फोर्स F लगाया, ठीक। अगर ये इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी होगा, इलास्टिक या प्लास्टिक मटेरियल होगा, तो इस बल का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करेगा, इसकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा का बल लगना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इस पे कुछ इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ, इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई, और जो लेंथ बढ़ गई उसको हम कह दिए डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल। तो जो हमारी विकृति होती है, विकृति होती है वो क्या होती है? डेल्टा एल बाई एल। तो अगर हम लेंथ की कंडीशन में बात कर रहे हैं तो डेल्टा एल बाई एल, ठीक। लेकिन एक्चुअल अगर विकृति का फार्मूला अगर हम लिखें तो होगा आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। विकृति बराबर आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं कि किसी भी वस्तु में कितनी विकृति हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर हमको ये चीज़ पता है तो हम कोई अगर चीज़ डिजाइन कर रहा है तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि कितना फोर्स लगाया जाएगा तो ये चेंज होगा। अब उससे कभी फोर्स रखेंगे, है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कहीं कोई मशीन है, किसी मशीन में एक माइल्ड स्टील का रॉड लगा हुआ है, ठीक, और इस पे कोई फोर्स काम कर रहा है, और हम ये कैलकुलेट ना करें कि इस फोर्स तक इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो क्या वो मशीन सक्सेस होगा? नहीं होगा। पता चले इसकी कैपेसिटी 100 न्यूटन की है और उसमें फोर्स कितना लग जा रहा है? 200 लग गया, तो क्या होगा? इसका हुलिया बदल जाएगा, और जब हुलिया बदला तो मशीन खत्म, ठीक है। ये आपका हो गया विकृति। अब एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, हाँ, वो एक नियम दिए प्रतिबल और विकृति को लेकर, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक थे वो एक नियम दिए, और उस नियम में प्रतिबल और विकृति में क्या संबंध होता है उसके बारे में हमको बताया। तो उसी को बोला जाता है हुक का नियम, हुक का नियम। हुक्स लॉ। उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु पे जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उस वस्तु में विकृति जो उत्पन्न हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, ये प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पढ़े थे ना प्रत्यास्थता की सीमा, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही वो चीज होगा, तभी हुक का नियम फॉलो करेगा। यानी हुक का नियम वैलिड कब है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। प्रत्यास्थता सीमा से ज्यादा होगा, उसके बाहर होगा तो हुक का नियम अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या बोले? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति
एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे विकृति बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिबल बढ़ेगा, जैसे जैसे विकृति घटेगी वैसे वैसे प्रतिबल घटेगा, यानी ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है, आप 9th से ही सिंबल को देखते आ रहे हैं, जब ये सिंबल आता है तो हम इसको इक्वल टू में चेंज करते हैं और उसके साथ किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर ये हो गया विकृति, नहीं, और यहाँ कोई हम नाम दे देंगे, कोई कांस्टेंट हम के दे दिए, के इंटू विकृति। तो यही जो हमारा के है ये होता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कह सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे। एक फार्मूला तो बस यहाँ भी हो गया। जब हम सवाल लगाएंगे, ठीक है, तो प्रतिबल निकालने के लिए आपसे पूछेगा, विकृति निकालने के लिए पूछेगा, तो एक फार्मूला प्रतिबल का पढ़ चुके हैं, विकृति का पढ़ चुके हैं। क्या था प्रतिबल का, क्या था, F/E, प्रत्यानयन बल बटे अपप्रस्थ काट का, और विकृति का क्या था, हाँ, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। अगर हम एल के बारे में बात करें तो डेल्टा एल बाई समझो है, ठीक है। और एक फार्मूला हमको यहाँ से लिख लीजिए, यानी अगर विकृति का मान दिया हो, प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया हो, तो हम प्रतिबल निकाल सकते हैं। ठीक, अगर ये मान ना देखिए, फोर्स के बारे में चर्चा किया होगा, एरिया के बारे में चर्चा किया होगा, तो हम पहले वाले प्रतिबल के फार्मूले से उसको निकाल सकते हैं। विकृति आपसे पूछ रहा है, अगर आकार में परिवर्तन वगैरह नहीं दिया, वो सारा चीज़ नहीं दिया है, ठीक है, आपको प्रतिबल का मान दिया, प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। और उसका प्रारंभिक आकार और आकार में परिवर्तन दिया होगा, तो जो आपका पहले बेसिक फार्मूला था वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और जानिए, ये जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, ये जैसे आप घनत्व के बारे में पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो घनत्व में क्या होता था, वह प्रत्येक पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होता था। यानी घनत्व जो होता था वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता था, उसके भार पर निर्भर नहीं करता था। किस पे निर्भर करता था, पदार्थ पे। उस पदार्थ की प्रकृति क्या है, कौन सा पदार्थ है। यानी अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम 1 किलो हो चाहे 1000 किलो, एल्युमिनियम का घनत्व सेम ही रहेगा, फिक्स है। अगर हम आयरन के बारे में बात करेंगे तो 1 किलो आयरन हो चाहे 1 क्विंटल आयरन हो, सबके लिए घनत्व समान ही होगा, डेंसिटी सेम होगी। ऐसे ही प्रत्यास्थता गुणांक में होता है। प्रत्यास्थता गुणांक किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सेम होता है, चाहे उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो, क्वांटिटी 10 ग्राम हो चाहे 10 क्विंटल, समझे नहीं समझे। तो प्रत्यास्थता गुणांक हर एक पदार्थ के लिए फिक्स होता है, वो उसके भार पे, उसके लंबाई पे, उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगर आयरन है कितना भी आयरन रहेगा उसका प्रत्यास्थता गुणांक सेम ही होगा। एल्युमिनियम है कितना भी एल्युमिनियम रहे उसका प्रत्यास्थता गुणांक सेम ही होगा। तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो उसमें प्रत्यास्थता गुणांक का कभी कभी मान दे देता है, कभी कभी क्या लगभग दे ही देता है, क्योंकि मान लीजिए हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है, तो कहाँ तक आप याद कर पाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन में प्रत्यास्थता गुणांक का मान दे ही देता है। और कभी कभी पूछ लेता है, जैसे वो प्रतिबल दे दिया, विकृति दे दिया, पूछ लेगा प्रत्यास्थता गुणांक बताइए उस पर्टिकुलर पदार्थ के लिए, तो निकाल सकते हैं। डायरेक्ट प्रतिबल नहीं देगा, एफ और ए दे देगा, डायरेक्ट विकृति नहीं देगा, डेल्टा एल और एल दे देगा, चाहे उसका प्रारंभिक आकार और आकार में परिवर्तन दे देगा। तो हम उसको प्रतिबल को निकाल सकते हैं, विकृति को निकाल सकते हैं,
और दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक निकलेगा किसी भी पदार्थ। समझ में नहीं आई? तो हुक का नियम क्या कहलाता है? हाँ, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती। इसी से हमको प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला मिल जाता है। ठीक है। अब प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 टाइप का होता है, पढ़े थे आप। और कौन सा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और हाँ दृढ़ता गुणांक होता है या दृढ़ मापांक होता है, दोनों नाम है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कैसा है कैसा नहीं। ठीक है।